Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा टू द वेल रिनाउंड प्ले बाय विलियम शेक्सपियर जो कि है हैमलेट। तो आज हम पढ़ेंगे हैमलेट के बारे में। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट। तो हैमलेट का जो प्ले है, हैमलेट जो प्ले है उसका पूरा टाइटल यही है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो हैमलेट जैसा कि आप सब लोग जानते हो वेल रिनाउंड ट्रेजेडी है बाय विलियम शेक्सपियर सम टाइम बिटवीन 1599 एंड 1601। और इसको लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था बिटवीन 1599 एंड 1601 में। इट इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। ये विलियम शेक्सपियर के सबसे लॉन्गेस्ट प्लेज में से एक है। सेट इन डेनमार्क, और इसकी जो सेटिंग है, पर्टिकुलर ड्रामा की जो सेटिंग है वो डेनमार्क में है। The play depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother. Hamlet is considered among the most powerful and influential works of world literature. तो इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया इंट्रोडक्टरी पार्ट में। एग्जैक्टली होता क्या है, हैमलेट जो होता है वो इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो उसके जो फादर होते हैं, डिसीज जो फादर होते हैं, उनका मर्डर किया होता है उसी के अंकल ने, हैमलेट के ही अंकल ने, जो कि क्लाउडियस नाम होता है। और हैमलेट के जो फादर है वो हैमलेट को ऑर्डर देते हैं, एक्चुअली उनका जो घोस्ट है वो अपीयर होता है इन द वेरी फर्स्ट ऑफ द प्ले। तो वो ऑर्डर देता है एग्जैक्टली हैमलेट को कि तुम रिवेंज लो मेरे मर्डर का। तो ये प्ले एक रिवेंज ट्रेजेडी है, राइट। और ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल वर्क है इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। लॉन्गेस्ट प्ले है एंड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्ले है, राइट। So without taking much of your time, here I'm moving ahead with the summary of the play Hamlet. तो आइए देखते हैं अब इस एग्जैक्टली प्ले में क्या होता है, थ्रू आउट प्ले क्या होता है। On a dark winter night, a ghost walks the ramparts of Elsinore Castle in Denmark. अब क्या होता है, जैसे प्ले ओपन होता है, डार्क विंटर नाइट है, श्रिल विंटर नाइट है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोप में डेनमार्क की बात करें जब हम, तो हम इंग्लैंड की बात करें या फिर आयरलैंड की, यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें, तो वहाँ पे विंटर नाइट किस तरीके की हो सकती है, यू कुड इमेजिन, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, डार्क विंटर नाइट होती है जब प्ले ओपन होता है, और एक घोस्ट जो है वो चलता रहता है। कहाँ पे, रैम्पार्ट एग्जैक्टली होता है एक मतलब बहुत थिक वॉल होती है, थिक सिटी वॉल होती है, जिससे कि पूरा जो एरिया है ऑफ द सिटी वो कवर्ड होता है। तो थिक सिटी जो वॉल है उसके पास में ऑफ एल्शिनोर कासल, जो कासल का नाम है यहाँ पे डेनमार्क में, जो कासल है उसका नाम है एल्शिनोर, उसकी जो थिक वॉल है उसके पास में एक घोस्ट चलता हुआ दिखाई देता है। डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय अ पेयर ऑफ वॉचमैन, और उस घोस्ट को सबसे पहले देखा था पेयर ऑफ वॉचमैन, मतलब दो वॉचमैन ने देखा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, दैन बाय द स्कॉलर होराशियो, और उन दोनों वॉचमैन के देखने के बाद जो होराशियो है, स्कॉलर है इस प्ले का, तो जो होराशियो है वो उस घोस्ट को देखता है। द घोस्ट रिजेंबल्स द रिसेंटली डिसीज्ड किंग हैमलेट, और जो वो घोस्ट है वो किसको रिजेंबल करता है, अभी जिस किंग की डेथ हुई है, किंग ऑफ डेनमार्क की अभी जिस डेथ हुई है, और उसी किंग हैमलेट को, हैमलेट ही नाम होता है उनका भी, तो उसी किंग हैमलेट को रिजेंबल करता है कौन, ये घोस्ट जो कि अभी अपेयर हुआ है। Whose brother Claudius has inherited the throne and married the king's widow Queen Gertrude. अब क्या होता है, हैमलेट जो किंग है उसका मर्डर हो जाता है बाय हिज ओन ब्रदर, और उसके खुद के भाई ने उसका थ्रोन सीज कर लिया है, और उसकी वाइफ जो है, विडो जो है, उससे भी शादी कर ली है। विडो कौन है यहाँ पे, गर्ट्रूड, द वाइफ ऑफ डिसीज्ड किंग हैमलेट।
तो इस तरीके से ये प्ले ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन होराशियो एंड द वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हैमलेट। अब क्या करता है, जो होराशियो और दोनों जो वॉचमैन हैं वो प्रिंस हैमलेट को वहाँ पे लेके आते हैं जहाँ पे वो घोस्ट अपीयर होता है। द सन ऑफ गटरूड एंड द डेड किंग टू सी द घोस्ट। अब ये जो हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट है, वो किंग हैमलेट हु इज़ जस्ट डेड, तो किंग हैमलेट और गर्ट्रूड इन दोनों का ये बेटा होता है। और ये जो घोस्ट है वो उससे बात करता है, इट स्पीक्स टू हिम। ये जो घोस्ट है, ये जो स्पिरिट ऑफ डिसीज किंग हैमलेट, वो अपने बेटे प्रिंस हैमलेट से बात करती है, डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ इंडीड हिज फादर स्पिरिट। और वो ये डिक्लेयर करता है, वो उसको कन्विंस करते हैं कि यस, आई एम योर फादर स्पिरिट एंड दैट ही वॉज मर्डर्ड बाई क्लॉडियस। और वो उसको सच्चाई बताता है यहाँ पे, दैट आई वॉज मर्डर्ड बाई क्लॉडियस माई ऑन यंगर ब्रदर, ordering Hamlet to seek revenge on the man who usurped his throne and married his wife. अब वो अपने जो बेटे हैं हैमलेट, उसको ऑर्डर देता है कि तुम मेरे मर्डर का रिवेंज लोगे, प्लस उस आदमी से रिवेंज लोगे जिसने मेरा मर्डर किया है और मेरी ही वाइफ से शादी कर ली है। द घोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन। और इस तरीके से जो घोस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है विद द डॉन। तो इस तरीके से ये प्ले ओपन होता है, घोस्ट अपीयर होता है और हैमलेट को इस चीज़ को कन्विंस करता है कि आई एम योर फादर मर्डर्ड बाय माई ओन यंगर ब्रदर। तो तुम रिवेंज लो ऐसे आदमी से जिसने मेरा मर्डर किया, मेरे ही थ्रोन को सीज किया और प्लस मेरी ही वाइफ से शादी करी। प्रिंस हैमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। अब प्रिंस जो हैमलेट है वो कम्प्लीटली डिवोटेड हो जाता है टूवर्ड्स दिस वर्क, कि जिस भी इंसान ने मेरे फादर की का मर्डर किया है मैं उससे रिवेंज लूँगा। तो इस तरीके से वो डेडिकेटेड हो जाता है इमोशनली। बट बिकॉज ही इज़ थाटफुल बाय नेचर, क्योंकि हैमलेट बहुत ज़्यादा थाटफुल है बाय नेचर, ही डिलेज, वो उस चीज़ को, इस एक्ट को डिले करता रहता है। एंटरिंग इनटू डीप melancholy एंड इवन apparent madness। और उस चीज़ के बारे में सोच सोच के इवन एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहाँ पे वो मैड लोगों की तरह करने लग जाता है, जहाँ पे वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं उनकी तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हैमलेट बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है तो वो जल्दी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है एंड वो इस चीज़ की एग्जैक्टली इन डेप्थ तक इस चीज़ को डिस्कवर करना चाहता है कि एग्जैक्टली ये हकीकत है या नहीं। वो सिर्फ अपनी फादर के स्पिरिट की बात को सच ना मानकर उसने उस बात के इन डेप्थ तक जाने की कोशिश करी। तो इसीलिए वो सोचता रहा थ्रू आउट द प्ले, नॉट थ्रू आउट द प्ले, हाँ एग्जैक्टली थ्रू आउट द प्ले, क्योंकि लास्ट में जाके वो डिसीजन ले पाता है टू किल हिज ऑन अंकल। तो इस तरीके से थ्रू आउट द प्ले वो सिर्फ सोचता रहता है, वो सिर्फ चीज़ों को प्लान करता रहता है कि किस तरीके से मैं इस एक्ट को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। Claudius and Gertrude worry about the prince's behavior and attempt to discover its cause. अब क्या होता है, क्लॉडियस और उसकी जो वाइफ है, न्यू वाइफ है तो गर्ट्रूड, वो दोनों उसको लेके टेंशन में आ जाते हैं प्रिंस हैमलेट को उसके बिहेवियर को लेके, और कोशिश करते हैं टू नो अबाउट द कोज बिहाइंड हिज मैडनेस और melancholy. They employ a pair of Hamlet's friends, Rosencrantz and Guildenstern. अब क्या होता है, टू वॉश हिम। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि जो गर्ट्रूड और क्लॉडियस है वो दोनों हैमलेट के ही दो फ्रेंड्स होते हैं, रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टन। इन दोनों को अपॉइंट करता है टू वॉच हिम, कि उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि उसकी मैडनेस और melancholy के पीछे का कॉज एग्जैक्टली क्या है। तो इस तरीके से रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टन इन दोनों को हैमलेट के पीछे लगा देते हैं। When Polonius, the pompous Lord Chamberlain, suggests that Hamlet may be mad with love for his daughter Ophelia. अब एक अनदर कैरेक्टर इस प्ले में एंटर करता है जिसका नाम होता है पोलोनियस। तो जो पोलोनियस है वो एक पॉम्पस लॉर्ड चैम्बरलिन है जो कि सजेस्ट करता है टू क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड कि जो हैमलेट है
ही मैड इन लव विद हिज डॉटर ओफीलिया, कि वो ओफीलिया की वजह से पागल हो रहा है। क्योंकि पहले क्या होता है, जब प्ले शुरू होता है तब ओफीलिया के जो फादर है पोलोनियस और उसका जो ब्रदर है लैरिड, वो दोनों क्या करते हैं, इसको ओफीलिया को इस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं कि वो हैमलेट को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हैमलेट उससे प्यार नहीं करता। तो इस तरीके से झूठ बोल के वो ओफीलिया को हैमलेट के अगेंस्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पे क्लॉडिया समझ रहा है कि क्योंकि ओफीलिया ने हैमलेट को रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए हैमलेट की ये कंडीशन है कि वो डिप्रेशन में है। ठीक है। Claudius agrees to spy on Hamlet in conversation with the girl. अब क्लॉडियस जो होता है वो ओफीलिया के साथ मिलके जो भी कॉज होता है, बिहाइंड कॉज जो होता है ऑफ मैडनेस एंड मेलनकलिक बिहेवियर ऑफ हैमलेट, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ ओफीलिया। दो हैमलेट सर्टनली सीम्स मैड, ही डज नॉट सीम टू लव ओफीलिया। अब हालांकि रीज़न तो हमें पता है सबको कि एग्जैक्टली हैमलेट का रीज़न क्या है, पर उन लोग को नहीं पता जो कैरेक्टर्स उसमें प्ले करना। तो अब सबको ये लगता है कि एग्जैक्टली हैमलेट है, दिख तो रहा है पागल की तरह, पर ऐसा नहीं लगता कि दैट ही इज़ मैड जस्ट बिकॉज ही इज़ इन लव विद ओफीलिया एंड बिकॉज ओफीलिया रिजेक्टेड हिम। तो ये कोई कॉज किसी को नज़र नहीं आता है बाद में। He orders her to enter a nunnery and declares that he wishes to ban marriages. और in fact वो clearly, bluntly ओफीलिया को मना कर देता है that I don't want to marry you, और वो उसको बोलता है कि तुम ननरी ज्वाइन कर लो। और वो डिक्लेयर करता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैरिज सिस्टम है यही बैन हो जाए। A group of traveling actors comes to Elsinore. अब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स एल्शनोर कासल में आता है, वहाँ पे उसके एरिया में, हैमलेट के एरिया में। हैमलेट सीजेस अपॉन एन आइडिया टू टेस्ट हिज अंकल्स गिल्ट। अब क्या होता है, हैमलेट को एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से अपने अंकल क्लॉडियस के गिल्ट को एग्जैक्टली रिवील कर सकता है। ठीक है, और उसी से वो जस्टिफाई कर ये चीज़ जज कर पाएगा कि एग्जैक्टली जो क्लॉडियस उसके अंकल है वो मर्डरर है या नहीं। तो इस तरीके से उसके माइंड में एक प्लान चलता है जब एक ट्रैवलिंग एक्टर्स कंपनी जो होती है वो एल्शनॉर में आती है। He will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react. अब इस प्ले के अकॉर्डिंग एंड प्ले एक्टर्स जो होते हैं वो आते हैं, वो उनसे बात करता है और उनको एक एक्ट बताता है कि तुम्हें किस तरीके से एक परफॉर्मेंस देनी है जो कि एग्जैक्ट जो मर्डर सीन था जिसमें क्लॉडियस ने किंग हैमलेट का मर्डर किया था, वो सेम एक्ट प्रेजेंट करना है अपॉन दी स्टेज। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही वो सीन दोबारा रिपीट होता हुआ देखेगा क्लॉडियस, वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। अगर उसने रिएक्ट किया दैट मीन्स ही इज़ गिल्टी। तो ये इस तरीके का प्लान बनाता है हैमलेट। When the moment of the murder arrives in the theatre, Claudius leaps up and leaves the room. Hamlet and Horatio agree that this proves his guilt. अब क्या होता है, जैसे वो मोमेंट आता है जब एक प्ले परफॉर्म हो रहा होता है और जो सीन आता है जिसमें क्लॉडियस ने किंग हैमलेट का मर्डर किया था, एग्जैक्ट सीन अपीयर होता है ऑन स्टेज, तब वो रिएक्ट भी करता है और थिएटर छोड़ के, वो जो रूम होता है उसको छोड़ के क्लॉडियस चला जाता है। और इससे होराशियो और हैमलेट दोनों को कंफर्म हो जाता है कि जो क्लॉडियस है वो गिल्टी है। इस तरीके से वो फाइनली अब डिसीजन ले पा रहा है दैट यस क्लॉडियस इज गिल्टी, ही मर्डर्ड हिज ओन फादर एंड मैरिड टू हिज वाइफ। तो इस तरीके से वो प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल हो जाती है, उसको पता चल जाता है दैट क्लॉडियस इज गिल्ट। अब देखते हैं एग्जैक्टली हैमलेट करता क्या है। हैमलेट गोज टू किल क्लॉडियस बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। अब क्या होता है, हैमलेट जैसे ही क्लॉडियस को मारने जाता है तो वो देखता है कि वो प्रे कर रहा है। Since he believes that killing Claudius while in prayer would send Claudius's soul to heaven.
अब हैमलेट का ये मानना है कि अगर ड्यूरिंग प्रेयर मैंने मर्डर किया क्लॉडियस का तो उसकी जो सोल है उसको हेवन मिलेगा। ये मानना था हैमलेट का। Hamlet considered that it would be an inadequate revenge and decides to wait. अब क्या करता है हैमलेट, इस मोमेंट को इनएडिक्वेट मानता है कि अभी मर्डर करना सही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने अगर इसका मर्डर किया तो उसकी तो सोल को हेवन मिलेगा, तो इसलिए वो वेट करता है, वो डिले कर देता है इस एक्ट को टू मर्डर क्लॉडियस। Claudius, now frightened of Hamlet's madness and fearing for his own safety. अब क्लॉडियस को जैसे जैसे पता चलता है कि इस कदर वो पागल हो चुका है हैमलेट जो है, तो वो डरने लग जाता है अपनी सेफ्टी को लेके। ऑर्डर्स दैट हैमलेट बी सेंट टू इंग्लैंड एट वंस। और जो क्लॉडियस है वो ग्रटरुड के साथ प्लान करता है, उसको समझाता है कि हमें इसके मैडनेस को दूर करने के लिए इसे इंग्लैंड भेज देना चाहिए। हैमलेट गोज़ टू कन्फ्रंट हिज मदर। अब जैसे ही हैमलेट जाता है अपनी मदर से मिलने के लिए, उससे सारी बात करने के लिए, इन हुज बैड चैम्बर पोलोनियस हैज़ हिडन बिहाइंड अ टेप्स्ट्री। अब जैसे ही वो अपनी मदर से मिलने जाता है गर्ट्रुड से, हैमलेट जो होता है, तो वो देखता है कि कोई छिपा हुआ है बिहाइंड द टेप्स्ट्री। वो एग्जैक्टली पोलोनियस होता है, पोलोनियस जो कि ओफीलिया के फादर होता है। तो वो एक टैप्स्ट्री के पीछे जब उसको उसकी परछाई देखते हैं कि, तो वो ये समझ बैठता है हैमलेट जो है कि यही क्लॉडियस है। नेक्स्ट वॉज what happened is hearing a noise from behind the tapestry, Hamlet believes the king is hiding there. अब क्या होता है, जैसे ही टैप्स्ट्री के पीछे से आवाज़ आती है उसकी मदर की और कोई और आवाज़ आती है, तो हैमलेट ये मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि एग्जैक्टली वो क्लॉडियस ही है, जबकि होता कौन है, पोलोनियस, ऑफीलिया के फादर। He draws his sword and steps through the fabric killing Polonius. अब क्या होता है, वो बिना देखे हुए भी सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि ये किंग ही होगा। वो अटैक कर देता है बिहाइंड द टैप्स्ट्री और पोलोनियस का मर्डर कर देता है। For this crime he immediately left to England with Rosencrantz and Guildenstern. और इस क्राइम के इमीडिएटली वो डिसीजन लेता है कि वो इंग्लैंड चला जाता है अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स रोजेनक्रांत्ज एंड गिल्डस्टर्न। However, Claudius's plans for Hamlet includes more than banishment, as he has given Rosencrantz and Guildenstern sealed order for the king of England, demanding that Hamlet be put to death. अब क्या होता है, क्लॉडियस जो होता है वो रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टन को एक ऑर्डर देता है, सील किया हुआ, जो भी किंग की सील होती है उसको लगा के वो ऑर्डर देता है टू बोथ रोजेनक्रांट एंड गिल्डस्टन, ताकि वो उस ऑर्डर को ले जाके किंग ऑफ इंग्लैंड को दें। और उस एग्जैक्टली सील्ड जो ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, जो क्लॉडियस है वो डिमांड करता है टू किंग ऑफ इंग्लैंड की हैमलेट जो है, जो कि अभी इंग्लैंड आ रहा है, उसका मर्डर होना चाहिए, उसको मार दिया जाए। इस तरीके से ये प्ले का हाफ पोर्शन मैंने यहाँ पर शेयर किया है, जहाँ पे जो हैमलेट है वो इंग्लैंड की तरफ प्रोसीड किया है। ठीक है, आगे का जो हाफ पोर्शन है दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। आप वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली देखते रहिए, डू फॉलो अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो अगर आपको ये फर्स्ट हाफ अगर कंटेंट सही लगा हो, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर ऑन टाइम मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।